नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने G20 सम्मेलन और उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स संगठन के बारे में बात की थी और G20 संगठन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे नाटो, जो एक सैन्य संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन शब्दों से मिलकर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाटो बोलते हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की शहर में इसका मुख्यालय है। संगठन सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए एक सैनिक संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में हुई है। इसमें 30 सदस्यों की संख्या जो है 30 है। जो जिस समय इस संगठन की स्थापना हुई उस समय 12 सदस्य देश मिलकर इस संगठन को बनाया था। आज के टाइम में 30 प्लस देश इसमें सम्मिलित हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और सैन्य समिति के अध्यक्ष गियामा ओलीदी पाओला है। साथियों, नाटो संगठन की जो स्थापना हुई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी रूस के प्रभाव को सीमित करने के लिए, उसके विस्तार को सीमित करने के लिए, साम्यवाद के डर से कि ये कहीं पूरे यूरोप में न फैल जाए, उसके लिए जो यूरोपीय देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया, जैसे कई सारे यूरोपीय देश थे जिनको ये लगा कि साम्यवादी रूस का प्रभाव यूरोप में बढ़ रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और सारे देशों ने अपनी अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन उसके बाद भी रूस की साम्यवादी सरकार ने यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से इनकार किया और उसके फलस्वरूप बर्लिन जर्मनी शहर बर्लिन की जो जर्मनी की राजधानी है उसकी नाकेबंदी कर दी, जिसके फलस्वरूप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई सदस्य देशों द्वारा। गठन के प्रारंभ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था, परंतु कोरिया युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और 2
अमेरिकी सर्वोच्च कमांडो के दिशा निर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इम्से पहले नाटो महासचिव बने, जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखो, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनी को नीचे रखो। उनकी एक ये कहावत के लिए की गई है, खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमेरिका के बीच संबंध की भांति ही संगठन की ताकत घटती बढ़ती रहती है। जैसे यूरोपीय देशों से और अमेरिका के संबंध होते हैं, उसी हिसाब से प्रगाढ़ संबंध होते हैं तो नाटो पावरफुल होता है, अगर शिथिल हो जाते हैं तो नाटो कमजोर होता है। तो ये परस्पर चलता रहता है। इन्हीं परिस्थितियों में जैसे फ्रांस ने स्वतंत्र परमाणु निवारक मनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 में अलग हो गया था। जो लास्ट देश है मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र बना था। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के पश्चात संगठन का पूर्व की तरफ बाल्कन हिस्सों में संगठन का विस्तार हुआ नाटो का। जब पश्चिमी देशों ने नाटो का गठन किया तो उसके फलस्वरूप या उसके बराबरी के लिए रूस ने एक वर्षा संधि से, जो रूस के अगल बगल के देश थे, उनके साथ वर्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 1990 के बाद जब रूस का विघटन हो गया तो वर्षा संधि भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गई। वर्षा संधि से जुड़े हुए अनेक देश जो 1999-2004 में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया ने प्रवेश के साथ गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी आक्रमण के पश्चात नाटो को कई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी की है। आतंकवाद को निष्प्रभावी करने के लिए, उसी तरह जिसके तहत अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई करना हो, या रूस में अपने सैनिकों की तैनाती हो, ईरान में अपने सैनिकों की तैनाती हो युद्ध के बाद, ये सब नाटो के ही अंतर्गत किया गया है। बर्लिन प्लस समझौते नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया हुआ एक व्यापक पैकेज है, जिसमें यूरोपीय संघ को भी किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्यवाही करने का भी अधिकार नाटो देता है, बशर्ते नाटो इस मामले में हस्तक्षेप न कर रहा हो। अगर नाटो किसी वैश्विक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो यूरोपीय संघ को ये पावर है कि वो उस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। नाटो के सभी देशों की संयुक्त सैन्य खर्च जो है, जो नाटो का संयुक्त रक्षा बजट है, वो विश्व के लगभग 70% के करीब है, जिसमें से कुल खर्च का आधा अमेरिका वहन करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली मिलकर इसका 15% रक्षा खर्च उठाते हैं। बाकी और सदस्य देश थोड़ा थोड़ा इसमें अपना योगदान देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो ध्रुवीय महाशक्तियों का जन्म हुआ। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस, जिनकी आपसी प्रतिस्पर्धा ज्यादा से ज्यादा परमाणु बमों को बनाने के लिए, नई नई रक्षा अनुसंधान, नए नए मिसाइल टेस्ट की वजह से इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई
और सोवियत रूस का ये द्वितीय विश्व युद्ध का यह था कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा साम्यवादी शासन विश्व में देशों में लागू करे। जैसे उसने ग्रीस और तुर्की के ऊपर भी साम्यवादी सरकार स्थापित करने की कोशिश की। उसका ये मानना था कि अगर रूस तुर्की और ग्रीस पर अगर साम्यवादी शासन होगा तो उसको काला सागर और में जो व्यापार है उसको कंट्रोल, यूरोपीय देशों को कंट्रोल करने में आसानी होगी, व्यापार को कंट्रोल करने में आसानी होगी और एक तरह वो यूरोपीय देशों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता और काफी देश और भी साम्यवादी शासन स्थापित होता, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने फुलटन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांत के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन जो इस नाटो संगठन का नींव पड़ी है, उसको ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करना शुरू किया। जैसे आपको बताया कि उन्होंने बर्लिन की नाकेबंदी के 1948 में बर्लिन शहर की नाकेबंदी शुरू कर दी। इस क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, तैयार किया जाए जो संयुक्त सोवियत रूस के प्रसार को निष्प्रभावी करे और यूरोपीय देशों की सोवियत रूस से रक्षा करे। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए, इन सारे 6 देशों ने मिलकर, जिसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता एवं सामाजिक आर्थिक सहयोग था। इन 6 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनका यह मानना था कि अगर इन 6 देशों में किसी एक देश के ऊपर कोई दूसरा विरोधी देश आक्रमण करता है तो वो आक्रमण इन 6 देशों के ऊपर माना जाएगा और वो उस देश की सहायता करेंगे, सैनिक, आर्थिक, हर तरह से। जिससे संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सकें। इस संधिकर्ता में यह वचन दिया गया यूरोप में उनमें से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो शेष सभी देश हर संभव सहायता करेंगे। इस पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी की दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई, जिस पर 12 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शुरू में जो नाटो के सदस्य देशों की संख्या थी वो 12 थी और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ के आज के टाइम में 30 प्लस हो गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद मतलब 1990 के बाद नाटो की सदस्यों की संख्या का विस्तार होता रहा और 1999 सिमरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्यों की संख्या 19 हो गई 1999 में। फिर 2004 में 7 नए राष्ट्रों को इसमें सदस्य बनाया गया। फलस्वरूप इसकी सदस्यों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस संगठन का जो आपको बताया है कि मुख्यालय जो है बेल्जियम शहर की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना क्यों हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से मना कर दिया और वहां पर साम्यवादी शासन
की स्थापना का प्रयास शुरू किया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोध का नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करें, और इस तरह फिर नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया। द्वितीय कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो गई थी, सैनिक क्षति भी बहुत हुई थी। उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा था, क्योंकि अमेरिका उस समय महाशक्ति के रूप में उभर आया था और यूरोपीय देश की हालत खराब थी। वहाँ की जनता, महंगाई बढ़ गई थी, लोगों को जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। तो उनकी एक सहायता के लिए अमेरिका खड़ा हुआ और ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्हें समर्थन दिया गया। नाटो के जो स्थापना हुई, नाटो संगठन की जो स्थापना हुई, उसका उद्देश्य नंबर 1, यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभानी। अगर यूरोप के ऊपर आक्रमण होता है तो सभी नाटो देश मिलकर उसका सामना करेंगे। दूसरा था सोवियत संघ के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप को तथाकथित विस्तार को रोकना एवं युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। तीसरा था सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा छत्र प्रदान करना। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, क्योंकि पहले पश्चिमी यूरोप ये जो देश थे वो भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके पहले भी जो पूरे वर्ल्ड पे एक औपनिवेशिक शासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और आपस में लड़ते रहते थे, उसमें भी उनको एक नाटो की वजह से उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और सभी को समान अवसर अपने विकास करने का, अपने लोगों के जीवन स्तर सुधारने का उनको मौका मिला। जिसके परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों का मत सुधार प्रदान करता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका चाहता है कि उसकी पूरी दुनिया पे एक तरह से उसका प्रभाव और शासन रहे। नाटो है तो यूरोपीय देशों का एक संगठन है, संघीय संगठन है, और इसमें 2 देश हैं जो अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से हैं। लेकिन अमेरिका का यह है कि नाटो की वजह से वो पूरे विश्व में अपना धाक जमाना चाहता है। जैसे आतंकवाद 1999 के बाद जब अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ तो वो एक तरह से नाटो का विस्तार पूरे विश्व में हो गया है अदृश्य रूप से। जैसे अफगानिस्तान में कार्रवाई करना हो या फिर जो बड़े आतंकवादी हैं उनको एयर स्ट्राइक द्वारा मारना, किसी भी देश में हो, पाकिस्तान में हो, सोमालिया में हो, ईरान, इसी तरह इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन के शासन को अंत करके वहां अपने सैनिकों को तैनात करना हुआ, या फिर सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करना, या यूक्रेन और रूस का जो अभी 1 साल से युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन का पक्ष लेना रूस को कमजोर करने के लिए, और उसको हर संभव मदद कर रहा है। तो एक तरह से नाटो में 30 देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली देश है वो अमेरिका है, और उसका एक ये है कि इस संगठन के माध्यम से वो पूरे विश्व में अपनी धाक और शासन चलाना चाहता है। नाटो की जब स्थापना हुई, इसकी जो संरचना है इसमें 4 अंग हैं।
4 अंगों को मिलकर बनता है। पहला है परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायी समझौतों की धाराओं को लागू करना होता है। जो समझौता है उसको लागू करना इसका काम है, जो परिषद है, नाटो परिषद। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। इसमें कूटनीतिक लोग होते हैं जो नाटो के संगठन के संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। तीसरा है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री मतलब रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों के सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना होता है। चौथा होता है सैन्य समिति, नाटो सैन्य समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना तथा इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जो सेना जनरल होते हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद आते हैं नाटो की भूमिका क्या है और उसका स्वरूप क्या है। नाटो के स्वरूप पर एवं उसकी भूमिका को उसकी संधि के प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता देश राष्ट्र सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी शासन की रक्षा की जिम्मेदारी यह संगठन लेता है। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके की यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुई थी। दूसरा है संधि प्रावधानों में अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी एक देश या एक से अधिक देशों की आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षर देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस देश में इस संधि का स्वरूप सदस्य देशों की सुरक्षा छतरी प्रदान करना है। मतलब जो अनुच्छेद 5 कहता है इस संधि में, उसका यह मानना है कि जितने सदस्य राष्ट्र हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किया है, अगर किसी एक देश या एक से कई देशों के ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, हर संभव उस देश की सहायता करेंगे और अपने सैनिक भेजकर उसकी रक्षा करेंगे। एक तरह से ये सभी सदस्य देशों की सुरक्षा छतरी का काम करता है नाटो संगठन। तीसरा है सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रमणी देशों के सैनिक संगठन की संज्ञा दी है और उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप घोषित किया है। रूस का यह मानना है कि नाटो जो संगठन है वो रूस के प्रभाव को कम करना चाहता है। रूस के प्रभाव को कम करना चाहता है और ये हरदम रूस को निष्प्रभावी या रूस को दबाए रखना चाहता है विश्व में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रभाव है वो विश्व पे कैसे पड़ रहा है इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने पश्चिमी यूरोपीय के एकीकरण को बल प्रदान किया है। उसने अपने सभी सदस्य देशों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की है। जो आपस में सदस्य देश लड़ते रहते थे या एक दूसरों को प्रशंसा करते रहते थे, उनको एक सहयोगी देश के रूप में ये संगठन आपस में मिलाता है। इतिहास में पहली बार इस नाटो संगठन की वजह से पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों ने कुछ हद तक अपनी सेनाओं को स्थायी रूप प्रदान किया है और एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता के में रखना स्वीकार किया है। तो ये महायुद्ध के से जीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इन देशों को एक ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया है जिसके नीचे निर्भय होकर अपने
आर्थिक और सैन्य विकास ये देश पूरा कर सकें। नाटो के गठन से अमेरिकी पृथक्करण की नीति की समाप्ति हुई है और वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सका। पहले क्या था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध था या द्वितीय विश्व युद्ध था, अमेरिका पहले उन मामलों में नहीं पड़ा, बाद में प्रथम विश्व युद्ध में वो बाद में एंट्री लिया मित्र राष्ट्रों की तरफ से, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो पहले नहीं आया। जब उसके ऊपर जापान ने हमला किया तब वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो एक तरह से वो अपने को अलग रखता था, लेकिन नाटो की सदस्य संधि के बाद एक तरह से वो यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम करता है। यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने जो प्रभाव पड़ा है वो यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया है कि यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से ही हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से यूरोपीय समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है। मतलब यूरोपीय संगठन, यूए जो बोलते हैं, यूए यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूए यूरोपीय संगठन। अब हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के बाद नाटो के विस्तार कैसे हुआ। नेटो की स्थापना के बाद विश्व में एक विशेषकर यूरोप में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ पर लेने लगा था। नेटो का प्रतिकार करने के लिए पोलैंड की राजधानी वर्सा में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट की स्थापना की, इसको नाटो को काउंटर करने के लिए। उसी तरह 1990-91 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उससे कई देश अलग देश बन गए, तो शीत युद्ध की समाप्ति उसके साथ हो गई और वर्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। किंतु अमेरिका ने जो सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, अमेरिका ने नाटो को भंग नहीं किया उसके बाद भी, बल्कि उसका और विस्तार किया। शीत युद्ध कालीन दौर में निर्मित इस संगठन का शीत युद्ध के अंत के बाद भी मौजूद रहने का क्या औचित्य है। शीत युद्ध काल में अमेरिका द्वारा नेटो की भूमिका परिभाषित की गई। इसके तहत कहा गया कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में यह परस्पर सहयोग और संबंधों के विकास के माध्यम है। इतना ही नहीं, यह प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों, विकास प्रसार भी नाटो की भूमिका को वैध बनाने का प्रयास किया। अमेरिका ने नाटो की भूमिका को शीत युद्धकालीन युद्धीय राजनीति से बाहर निकालकर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। नाटो को अब शांति स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्व शांति के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी नाटो की प्रमुख भूमिका रेखांकित की जा रही है। जैसे 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अल्बानिया को नाटो द्वारा नागरिक और सैन्य सहायता प्रदान की गई। उसी तरह सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने तथा मानवता के लिए खतरा बने दुष्ट राष्ट्रों, जो आतंकवादी राष्ट्र हैं, जहाँ से आतंकवाद पनपता है, जहाँ पे उनको फलने फूलने दिया जाता है, उनको भी कंट्रोल करने की बात कही गई है। उसी तरह 2002 में प्राग शिखर सम्मेलन में नाटो के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई बल रैपिड रिस्पांस फोर्स के गठन का प्रस्ताव लाया गया है, ताकि आतंकवादी हमलों और दुष्ट राष्ट्रों के प्रतिक्रियाओं का उत्तर तुरंत दिया जा सके। नाटो के सदस्यों में वैचारिक और पूर्व में प्रतिपक्षी गुटों में शामिल देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मतलब नाटो की जब स्थापना हुई थी, तो जो 12 देश मिलकर इस स्थापना किए थे, उसके बाद इसकी संख्या आज के टाइम 30+ हो गई है।
तो उसके बाद भी जब सोवियत रूस का विघटन हो गया, तो उसमें भी जो वर्सा पैक्ट में बहुत सारे देश वर्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे, उनको भी इस नाटो संगठन में उनको भी सदस्यता प्रदान की गई है। नाटो के सदस्यता में वैचारिक और पूर्व में प्रतिपक्षी गुटों के शामिल देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि 2091 में मिसौरी सम्मेलन में 3 नए राष्ट्रों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को सदस्यता प्रदान की गई। फलतः सदस्यों की संख्या 19 हो गई। उसी तरह तीनों ही शीत युद्ध काल में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवेनिया और सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गए। इस तरह अब पूर्वी यूरोप के सभी देश, पूर्वी यूरोप के भी देश नाटो में सम्मिलित हो गए और यूरोप के एकीकरण को बल मिला इस संगठन के द्वारा। यद्यपि आरंभ में रूस के नाटो के विस्तार पर चिंता जताई गई थी, लेकिन बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नाटो सदस्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग हेतु रूस को भी इसके अंतर्गत लाने की बात कही जा रही थी। नाटो के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिवों ने नाटो के विस्तार के सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। इनके अनुसार यह राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बल प्रदान करने का पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देता है। नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा नहीं है, बल्कि नाटो को रूस की आवश्यकता है, रूस को नाटो की आवश्यकता है। मतलब एक तरफ जो नाटो संगठन बनाया गया था वो रूस के खिलाफ, उसके साम्यवादी शासन के विस्तार के खिलाफ बनाया गया था, उसकी आक्रमण नीतियों को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद की बदली परिस्थितियों में और आज के संदर्भ में देखा जाए, मतलब यूक्रेन युद्ध से पहले के संदर्भ में, तो ये विचार किया जा रहा था कि रूस को भी नाटो में सम्मिलित किया जाए, ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा और विकास के लिए और भी सकारात्मक पहल की जा सके। लेकिन जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो इसमें यूक्रेन नाटो की सदस्यता मांग रहा था काफी टाइम से। रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पे भी उसको अपने में मिला लिया हमला करके, और अभी 1 साल से उसका यूक्रेन से युद्ध हो रहा है। लेकिन जो नाटो सदस्य देश हैं वो पीछे से मतलब यूक्रेन की पूरी तरह मदद कर रहे हैं, उसको आधुनिक हथियार मुहैया करवा रहे हैं, उसको गोला बारूद, उसको मतलब कई तरह से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि रूस की जो विस्तारवादी या रूस जो अपने क्षेत्रों को, जो रूसी भाषी क्षेत्र हैं उनको आपस में मिलाना चाहता है, अब फिर से उसको काउंटर किया जाए। नाटो अपने इस विस्तार में से यूरोप के एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरा है। शीत युद्ध के काल में जो पश्चिमी यूरोपीय के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता था यह संगठन, वही शीत युद्धोत्तर काल में संपूर्ण यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकारात्मक बातें कही गई है, उसके बावजूद इसकी काफी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन भी करता है, क्योंकि विश्व शांति के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन उसी के समानांतर नाटो का भी यूरोपीय देशों ने नाटो की भी स्थापना की, नाटो संगठन बनाया और उसको एक सैनिक संगठन में तब्दील किया। तो ये कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों का भी हनन करता है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति के लिए हेतु था, जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन
सैन्य संगठन के रूप में की गई थी, किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ से समानांतर दिखती है। और अब अमेरिकी सेनेट ने मतलब जो अमेरिकी सीनेट है उसने भारत को भी नाटो में शामिल करने के लिए सहयोगी देश के दर्जा देने का विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सेनेट ने अपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया है कि वो नाटो में एक सहयोगी देश के भारत को एक सहयोगी देश का दर्जा दिया जाए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब अंतिम दौर में है। यूक्रेन अभी की मौजूदा हालत में जो देखा जा रहा है कि नाटो के जो सभी सदस्य देश हैं वो खुलकर यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इससे काफ़ी जनहानि हो रही है। विश्व व्यापार पे काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। खाद्यान्न सुरक्षा के क्षेत्र में भी गरीब देशों की मदद नहीं हो पा रही है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग मेन बात है नाटो का गठन क्यों हुआ, नाटो के सदस्यों की संख्या क्या है, नाटो का विस्तार कैसे कैसे हुआ, आज के परिप्रेक्ष्य में नाटो मतलब क्या काम रहा। एक टाइम यूरोप की वो सुरक्षा के लिए नाटो का गठन किया गया, लेकिन आज के परिदृश्य में वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और परमाणु प्रसार सुरक्षा विश्व शांति के लिए नाटो का भूमिका काफ़ी विस्तृत हो रही है। नाटो आज चीन को भी काउंटर करने के लिए भी आज के उसमें देखा जा रहा है, चीन भी एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। उसके लिए भी ये संगठन नाटो जो है अपना विस्तार और बढ़ाना चाहता है ताकि वो चीनी आक्रामकता को भी निष्प्रभावी किया जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। ये इससे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे मतलब यूपीएससी में भी, पीसीएस परीक्षाओं में भी या एसएससी में भी नाटो का गठन क्यों हुआ, नाटो के सदस्य देशों की संख्या क्या है, शीत युद्ध के बाद नाटो की क्या भूमिका रह गई है, जैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या भारत और नाटो देशों के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे चीजें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं नाटो संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, आपकी जानकारी में इजाफा करेगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @पॉलिटिकल साइंस 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।